हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31। किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे दूर कर सके। अब आगे। आहार्य इत्ती को गोद में उठाकर वापस होटल ले जाता है। शिवाय भी आहार्य के साथ जाता है। अब जाकर उसको सुकून आया था कि उसकी बहन उसकी छोटी वापस मिल गई है। होटल रूम में पहुंचकर आहार्य इत्ती को सीधा अपने रूम में ले जाता है। सब घर वाले जो वही कॉरिडोर में खड़े थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इत्ती मिल गई है और वो सही सलामत है। सब इत्ती को आहार्य की गोद में देखकर और इत्ती के माथे पर लगी चोट को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं। वो आहार्य से कुछ बोलते या पूछते, लेकिन आहार्य के चेहरे के गुस्से भरे भाव को देखकर चुप हो जाते हैं। आहार्य बिना कुछ बोले इत्ती को सीधे रूम में ले जाता है। शिवाय जो आहार्य के पीछे ही था, वो सबको घबराया हुआ देखकर बोलता है कि छोटी बिल्कुल ठीक है, शायद डर के वजह से बेहोश हो गई है, आहार्य उसको संभाल लेगा, आप सब आराम कीजिए। उसकी बात सुनकर सबको सांस में सांस आती है। भवानी सिंह जी शिवाय से पूछते हैं कि ये सब किसी ने किया, क्योंकि ऐसे अचानक ये सब होना नॉर्मल नहीं है। शिवाय गुस्से से कहता है, ये सब आपके उस सो कोल्ड एडोप्टेड बेटे ने किया है, वो इत्ती को यूज करके आपको झुकाना चाहता था। भवानी सिंह जी यह सुनकर गुस्से से कांपने लगते हैं। उन्होंने भले के लिए किसी अनाथ की मदद की, लेकिन आज वही इंसान उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। पहले जब उन्हें उसके असली इरादों का पता लगा था तो उन्होंने उसे जायदाद में उसका हिस्सा देकर उसे बेदखल कर दिया था अपनी जिंदगी से, क्योंकि जो भी वो भले ही खून का रिश्ता नहीं, लेकिन उन्होंने उसे पाल पोस का बड़ा किया था, तो इसलिए उसे कोई सजा नहीं दी थी। भवानी सिंह जी गुस्से से कहते हैं, इस बार उसने हद कर दी, उसे सजा जरूर मिलेगी। शिवाय उसको पकड़कर शांत करते हुए कहता है, आप चिंता मत लीजिए, उन्हें सजा मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आहार्य से कोई नहीं बचा सकता। आप आराम कीजिए, इत्ती बिल्कुल ठीक है, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब सबको तसल्ली थी कि इत्ती ठीक है। अब शिवाय वही खड़ा होकर एकटक उस बंद दरवाजे को देख रहा था। प्रकृति पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अब तो आपने जमाईसा को एक्सेप्ट कर लिया ना। शिवाय डोर को देखते हुए ही कहता है, मैंने तो उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि आहार्य इत्ती के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन फिर आगे अजीब सा मुंह बनाकर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो मेरी बहन पर ज्यादा अपना हक जमाए। मुझे बहुत जेलसी फील होती है। छोटी की लाइफ में सबसे ऊपर तो उसका भाई ही रहेगा। हाँ, शिवाय को आहार्य से प्रॉब्लम नहीं थी, उससे तो बस यह एक्सेप्टेबल नहीं था कि इत्ती की लाइफ में उसके अलावा कोई उसे प्रोटेक्ट करने केयर करने आ गया है। ये सुनकर प्रकृति अपना सर पीट लेती है। शिवाय हमेशा एक जालस भाई था है और रहेगा। इधर आहार्य के रूम में आहार्य इत्ती को बेड पर ध्यान से लिटाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत खराब थे। इत्ती के माथे और हाथ पैरों में लगी चोट को देखकर उसे अपने दिल में एक टीसी उठती हुई फील हो रही थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स उठाता है, हाइड्रोजन पेराडॉक्साइड को कॉटन में डीप कर उससे उसकी चोटों को साफ करता है और फिर उसकी वूंड्स घाव पर बहुत ध्यान से लगता है। वो ये सब काम बहुत आराम से कर रहा था, हालांकि इत्ती बेहोश थी। उसके घाव को डिसइंफेक्ट करने के बाद वो एकटक इत्ती को देख रहा था। इत्ती का एक हाथ उसके हाथ में था। इत्ती का चेहरा देखकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था कि उसकी चेरी उसके साथ उसके पास है। वो धीरे से इत्ती के हाथ को किस करता है, फिर किसी को कॉल करता है। कुछ देर बाद उसके रूम में प्रकृति आती है। उसको देखकर आहार्य इत्ती का हाथ धीरे से बेड पर रखकर बिना कुछ बोले रूम से बाहर चला जाता है। प्रकृति इत्ती के पास आकर उसके सर को प्यार से सहलाती है, फिर उसके कपड़े चेंज करने लगती है। आहार्य ने शिवाय को कॉल किया था, क्योंकि उसे पता था इत्ती अभी उसके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं है और लड़कियों की कुछ प्राइवेसी होती है, और आहार्य के लिए सबसे ऊपर था कि इत्ती कंफर्टेबल रहे। वो बिना उसके मर्जी इजाजत के कुछ नहीं करना चाहता था जिससे इत्ती को दुख या कुछ अनकंफर्ट हो। रूम के बाहर आहार्य दीवार से टिककर अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। उसके सामने शिवाय खड़ा था। शिवाय आहार्य को देखकर पूछता है, अब तुम क्या करने वाले हो? आहार्य सामने देखते हुए शैतानी आंखों के साथ,
अपने सो कॉल्ड चाचा ससुर को उनकी भतीजी की शादी का गिफ्ट दूंगा, उनका भी हक है अपने दामाद से मिलने का। प्रकृति इत्ती के कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आ जाती है और आहार्य इतना बोलकर वापस रूम में चला जाता है। वो बेड के साइड में बैठकर इत्ती को शिद्दत से देखने लगता है और उसके सर को हल्के हल्के सहला रहा था। तभी इत्ती को हल्का हल्का होश आ रहा था और उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना था, शायद वो कुछ बुरा ख्वाब देख रही थी। वो झटके से अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने आहार्य का चेहरा आता है। वो जल्दी से आहार्य के गले लग जाती है। आहार्य भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इत्ती गले लगे हुए ही कांपते हुए कहती है, वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे, वो मुझे किसी के पास ले जाने की बात कर रहे थे। वो अभी भी उस हादसे से उभर नहीं पाई थी। आहार्य उसकी पीठ रब करते हुए कहता है, शुश्रिलेक्स, कोई कहीं नहीं ले जाएगा, तुम्हें किसी की इतनी औकात नहीं कि कोई तुम्हें मुझसे दूर कर सके। लेकिन इतनी बार बार यही बड़बड़ रही थी, उसका माइंड उस हादसे को भूला नहीं पा रहा था। आहार्य उसे शांत न होता देख उसको अपने सामने करता है और उसके बड़बड़ाते लिबों पर अपने होठों को रख देता है और उसे बहुत जेटली प्यार से किस करने लगता है। इत्ती को जब आहार्य के प्यार का मीठा एहसास होता है तो वो एकदम शांत हो जाती है। उसका माइंड अब बस आहार्य की किस को फील कर रहा था। वो आहार्य के सीने पर अपने हाथ रख देती है और आहार्य किस करते हुए ही उसे धीरे धीरे वापस बेड पर लिटा देता है और उसके होंठों को छोड़कर उसकी आंखों में देखने लगता है। इत्ती भी उसे ही देख रही थी। आहार्य उसे गालों को सहलाते हुए कहता है, कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, तुम सेफ हो, मेरे पास हो। इत्ती उसे देखते हुए अपनी पलकें झपका देती है। वो अब शांत थी। अभी भी दोनों उसी पोजीशन में थे। इत्ती बेड पर लेटी थी और आहार्य उस पर झुका हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इत्ती आहार्य के सीने से लग जाती है। आहार्य अपनी पोजीशन चेंज करते हुए उसे अपने ऊपर लेटा लेता है और अपने हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लपेट लेता है। इत्ती अब नॉर्मल थी। वो आहार्य से शिकायती लहजे में कहती है, आप थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? आपको पता है मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। मुझे इतना डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, और जब मुझे गुस्सा आता है तो रोना भी आता है। फिर आगे कहती है, और पता है मुझे चोट। इतना बोलकर रुक जाती है और उसके एब्स पर बैठकर अपने माथे पर चोट वाली जगह पर हाथ रखकर कहती है, अरे ये चोट को भी यही लगना है। अब शादी तक ये चोट नहीं गई तो शादी के फोटोज में मेरे चेहरे से ज्यादा ये चोट ही चोट ज्यादा हाईलाइट होगी। सब मेरा कितना मजाक बनाया गया, ऐसा नहीं होना था। आहार्य उसका हाथ उसकी चोट वाली जगह से हटाकर उसे शांत करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम मुझे तब भी अच्छी लगोगी। इत्ती उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, हाँ मतलब सब बोलेंगे कि दूल्हे को देखो कितना हैंडसम है, और दुल्हन क्या ओलंपिक्स खेलने गई थी जो सर फुडवा कर आ गई। और अब आप ये तो मत बोलना कि मेकअप से हाइट हो जाएगा। मैं 10 किलोग्राम का मेकअप थोप कर तो शादी बिल्कुल नहीं करने वाली है। आहार्य उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, शुश, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा ये। इत्ती उसका हाथ हटाकर कहती है, पक्का न? अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे बात नहीं करने वाली। आहार्य उसकी नाक खींचकर कहता है, हम मेरी एंग्री बट ठीक हो जाएगा। इत्ती अपनी नाक सहलाते हुए कहती है, आउच, नाक मत खींचो वरना मेरी इतनी सुंदर नाक लंबी हो जाएगी। उसके ऐसे अजीबो गरीब लॉजिक आहार्य पहले भी सुन चुका था। वो कुछ नहीं कहता और इत्ती को वापस अपने ऊपर लिटा लेता है। इत्ती उसके ऊपर से उतर कर साइड में लेटते हुए कहती है, अरे मुझे ऐसे नींद नहीं आती, ऐसे इरिटेशन होती है। आहार्य उसको घूर कर देखता है और उसका सर अपने एक हाथ पर रख देता है। इत्ती अपने आदत के अनुसार आहार्य के ऊपर अपनी एक टांग रख लेती है और रात में बार बार वो कोने में खिसक जाती और आहार्य बार बार उसे ठीक से सुलाता कि वो अपनी चोट को हट न कर ले। अगली सुबह आहार्य का ऑर्डर था कि अब सब वापस जाएंगे। उसकी इस बात से इत्ती बहुत गुस्से में थी क्योंकि इतने सालों बाद उसे घूमने का मौका मिला था और अब एक दिन में ही वो वापस जा रहे थे। वो सोफे पर बैठकर आहार्य को गुस्से से घूर रही थी। आहार्य उसके घूरने को इग्नोर कर उसे मेडिसिन देते हुए कहता है, टेक इट। इत्ती बराबर उसे घूरते हुए कहती है, नहीं खाना मुझे, आप ही खा लो इसे।
आहार्य पेशेंस से उसे देखता है और मेडिसिन अपने मुंह में डालकर इत्ती को अपनी गोद में खींचकर अपने होंठ उसके होठों से जोड़कर मेडिसिन उसके मुंह में डालकर उसकी नाक बंद कर उसे पानी पिलाता है। इत्ती गुस्से से कहती है, कितना कड़वा है, यह क्या किया आपने? आहार्य शांति से कहता है, जिद्दी बच्चों को ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है। इत्ती उसे गुस्से से घूरते कहती है, आप कितने बुरे हो सच में, एक तो आपने सबको वापस चलने का ऑर्डर दे दिया जबकि हमें यहाँ आए ओनली एक दिन हुआ है, ऊपर से इतना डोमिनेट हो रहे हो। आहार्य उसके गाल खींचते हुए कहता है, हम शादी के बाद चलेंगे घूमने। इत्ती उससे अपना गाल छुड़ाते हुए कहती है, नहीं जाना मुझे अब कहीं, अब तो बिल्कुल भी, आप अकेले ही जाना, देख लेना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी आपके साथ चाहे जो हो जाए। आहार्य स्माइल करते हुए उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, औक औक मत जाना, इतना गुस्सा मत करो वरना हेडेक होगा तुम्हें। इत्ती मुंह बनाकर जवाब देती है, हाँ क्यों मत जाना, ताकि आप अकेले जाओ वहां, मैं तो जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, सबको निकालना था। कुछ देर बाद आहार्य इत्ती का हाथ पकड़कर बाहर लाता है और उसे कार के पास लाता है। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन में थे। वो इत्ती के लिए दरवाजा खोलता है और उसे कार में बिठाकर उसके माथे पर किस करता है। कार में बैठी प्रकृति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है जबकि शिवाय का मुंह बन जाता है। बाकी लोग जो दूसरी कार्स में बैठे थे आहार्य को इत्ती के किए दरवाजा खोलते देख उनको थोड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि आहार्य हमेशा से प्राउडी इंसान था, वो कभी किसी के आगे नहीं झुकता था और वो बहुत रिजर्व भी था, उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बिल्कुल नहीं आता था। कुछ देर में गाड़ियों का काफिला अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। आहार्य एकटक वही खड़े होकर इत्ती की कार को जाते हुए देख रहा था। ऋतिक आहार्य के पास आकर बोलता है, बोस जैसा आपने कहा था हो गया है। आहार्य हाँ में सर हिलाकर अपनी कार में बैठ जाता है और ऋतिक आगे की सीट पर और उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की कार थी। ऋतिक ड्राइवर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, उसे पता था उन्हें अब कहाँ जाना है। एपिसोड 32, आहार्य का इत्ती के लिए पागलपन, कुछ राज। अब आगे। दिल्ली। अल्पविराम। अनिकेत के सामने उसके आदमियों की लाशें पड़ी थी, किसी का हाथ गायब था, किसी का पैर तो किसी का सर, उन्हें बहुत बुरी मौत मारा गया था, जैसे किसी हैवान ने मारा हो। अनिकेत गुस्से से कांपते हुए कहता है, ये सब किसने किया और इन आदमियों को यहाँ किसने भेजा? तभी किसी की तेज आवाज वहां पर गूंजती है, क्या हुआ ससुर जी, आपको अपने दामाद का दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया? वो आवाज बहुत सख्त और रोबीली थी। अनिकेत मैन डोर की तरफ देखता है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन के भाव आ जाते हैं। वो सोफे से खड़े होकर लड़खड़ाती आवाज में कहता है, आहार्य सिंह राजपूत। वहां आहार्य खड़ा था, उसके पीछे ऋतिक और उसके वेल ट्रेंड गार्ड्स थे। आहार्य एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, ओ तो आप जानते हैं मुझे, तब तो हमारे मेल मिलाप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जाकर सिंगल सिटर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। अनिकेत एक फीकी स्माइल के साथ, आपने ये सब किया, लेकिन मैंने तो आपके अगेंस्ट कोई काम नहीं किया ना, आपका कुछ बिगड़ा है? आहार्य उसे सख्त नजरों से देखते हुए, बहुत कुछ बिगड़ा है आपने, जिसकी भरपाई आपको खुद को मिटाकर करनी होगी ससुर जी। आहार्य की इतनी खतरनाक बात सुनकर अनिकेत डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने बड़े आदमी से कैसे पंगा ले लिया है, क्योंकि उसे आहार्य और इत्ती की शादी के बारे में दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। वो कंफ्यूज होकर आहार्य से पूछता है, ससुर जी मैं कुछ समझा नहीं, और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप क्या बोल रहे हैं? आहार्य इस बार गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, ये जो आदमी तुमने भेजे थे मेरी होने वाली बीवी को अपने पास लाने के लिए, इन्हें उसी चीज की सजा मिली है और अब तुम्हें मिलेगी बद से बदतर मौत, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी चेरी की आंखों में आंसू आए। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो इतना डर गई, जैसे चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए थी उस पर दर्द तकलीफ आई। और इतना बोलकर वो अनिकेत का सर पकड़कर वहां कांच की टेबल पर पटक देता है और पूरा कांच चकनाचूर हो जाता है और आसपास बिखर जाता है।
अनिकेत का पूरा चेहरा खून से सन जाता है। इतनी तेज आवाज सुनकर ऊपर के रूम में बैठी माधुरी, जो किसी की फोटो देखकर रो रही थी, वो चौंक जाती है और फोटो को वापस छिपाकर नीचे की तरफ भागती है। वो सीढ़ियों से उतर रही थी कि सामने का नजारा देखकर वो घबरा जाती है और वो जल्दी से मेन हॉल में जाकर आहार्य के सामने खड़ी हो होकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है, छोड़ो मेरे पति को। आहार्य उन्हें इग्नोर करता है और अनिकेत के बालों समेत उसका सर ऊपर करता है। अनिकेत दर्द से तड़पते हुए कहता है, तो मेरी सो कॉल्ड भतीजी को बचाने के लिए उस बुढ़े ने ये तरीका निकाला है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जाना तो उसे वही है जहां सालों पहले उसने अपनी जबान दी थी, शादी तो उसकी वही होगी। और मक्कार की हंसने लगता है। आहार्य उसके बालों को खींच कर कहता है, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू उससे कोई रिश्तेदारी निभाए, भले ही वो सौतेली ही क्यों न हो। और रही बात शादी की, तो वो तो मुझसे होगी, वो भी बहुत जल्द, लेकिन अफसोस तू उसे देखने के किए जिंदा नहीं रहेगा, और होता भी तो तेरी इतनी औकात नहीं कि तू देख सके, क्योंकि मुझे अपनी शादी में कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। और फिर माधुरी की तरफ देखकर कहती है, मासी, क्या आप अब भी इस घटिया इंसान के लिए आंसू बहा रही है जिसने जिंदगी भर आपको टॉर्चर किया। ये सुनकर माधुरी के रोते हुए चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खिल जाती है। अनिकेत ये देखकर माधुरी पर चिल्लाते हुए कहता है, तू भी इसके साथ मिली हुई है। माधुरी एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ, नहीं मिली हुई तो नहीं थी, लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे इस नर्क से रिहाई मेरी सबसे अच्छा दोस्त का बेटा दिलाएगा। तुझे शर्म नहीं आती अपने पति के साथ धोखा करते हुए? अनिकेत गुस्से से चीखता है। माधुरी पूरी ताकत से उसके खून से सने चेहरे पर एक चाटा मारती है। अनिकेत का चेहरा दूसरी तरफ घूम जाता है। माधुरी उसका मुंह पकड़ते हुए, धोखे जैसे शब्द तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते हैं, और कौन पति जिसने मुझे पूरी लाइफ टॉर्चर किया, और मैं टॉर्चर सहती रही इसलिए नहीं कि तू मेरा पति है, इसलिए क्योंकि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो मेरे सौतेली माँ के कब्जे में है। और उसको थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है, जैसे उन थप्पड़ों में अपने इतनी सालों के दुख दर्द तकलीफों को बाहर निकाल रही हो। और फिर वहीं फर्श पर बैठकर तेज तेज रोने लगती है। आहार्य ऋतिक को कुछ इशारा करता है तो ऋतिक अनिकेत को पकड़कर गार्ड्स के हवाले कर देता है और वो लोग उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। आहार्य अपने पंजों के बल नीचे बैठता है और माधुरी से कहता है, अब आपको रोना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। माधुरी का सर झुका हुआ था, वो सर झुकाए हुए ही कहती है, किसके लिए जीऊं जिसके लिए इतनी तकलीफ सही, वो तो है ही नहीं मेरे पास। आहार्य उसकी बात सुनकर उससे कहता है, वो है आपके साथ, आपके पास, सामने देखिए। माधुरी सामने देखती है तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जैसे वो कोई बंदी हो, और उसकी हालत बहुत खराब थी। माधुरी एक नजर उसे देख फिर आहार्य की देखती है तो आहार्य अपनी पलकें झपका देता है। माधुरी रोते हुए ही खड़ी होकर जाकर उस इंसान के सीने से लग जाती है और तेज तेज रोने लगती है। वो इंसान उसके सामने था जिससे वो बहुत प्यार करती है, उसकी पहली मोहब्बत, जिसके लिए उसने इतना सब सहा। सालों पहले उसकी सौतेली माँ ने उसकी शादी अनिकेत से पैसों के लिए कर दी थी। जब उसने मना किया तो उसके लवर को जान से मारने की धमकी दी गई और उसे उन लोगों ने बंदी बना लिया था। और मजबूरी में माधुरी को अनिकेत से शादी करनी पड़ी। जब रोते रोते उसका मन भर जाता है तो वो आहार्य के सामने हाथ जोड़कर कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ बाप की परछाई हो। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गई थी, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी क्योंकि तब मेरे बस में कुछ नहीं था, वो लोग बहुत ताकतवर है। उनकी बात सुनकर आहार्य की हाथ की मुट्ठियां कस जाती है और वो अपनी लाल आंखों से कहता है, हाँ तब मैं कमजोर था, लेकिन अब नहीं, अब एक एक खून की बूंद का हिसाब मैं उनके खानदान को जड़ से उखाड़ कर लूंगा। बद से बदतर मौत मिलेंगी उन्हें, शुरुआत आपके सोकॉल पति से हो चुकी है। माधवी समझ जाती है कि अब आहार्य किसी को नहीं छोड़ेगा, अब सबका हिसाब होगा। वो फिर स्माइल करते हुए आहार्य से पूछती हैं, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि राजा भवानी सिंह ने खुद उन्हें जुबान दी थी और राजपुर अपनी जुबान से नहीं मुकरते हैं। माधुरी की बात सुनकर आहार्य एक जुनून के साथ कहता है, शादी तो होकर रहेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे, किसी की इतनी हैसियत नहीं कि कोई उसके बारे में सोचे भी।
फिर माधवी की तरफ देखकर कहता है, अब आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करिए अपने प्यार के साथ, और बिना और कोई बात सुने वहां से चला जाता है। बाहर ऋतिक ने अनिकेत के हाथों को गाड़ी के पीछे बांध दिया था। आहार्य जाकर अपनी कार में बैठता है और गाड़ियों का काफिला चलना शुरू करता है। और पीछे अनिकेत रस्सी से बंधा हुआ अनिकेत रोड से घिसट रहा था। उसकी चीख पूरे रास्ते गूंज रही थी और उसकी चीखें सुन आहार्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे इत्ती का रोना याद आ जाता है जब वो पहाड़ से गिरी थी। रात का वक्त, आहार्य की कार उसी पहाड़ पर आकर रुकती है और ऋतिक आहार्य की साइड का गेट ओपन करता है। आहार्य कार से बाहर आता है और अनिकेत के पास जाकर पंजों के पल बैठते हुए उसके बालों समेत उसका सर उठाता है और एक नज़र उसकी चोटों को देखता है और उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। उसे इत्ती की चोटें याद आ जाती है, कैसे इसी आदमी की वजह से इत्ती इतना सफर करना पड़ा। आहार्य एक गार्ड को कुछ इशारा करता है तो वो गार्ड आकर अनिकेत के हाथों को खोलता है। अनिकेत अधमरा हो गया था। आहार्य खड़ा होकर अनिकेत के मुंह को अपने जूतों से मसलते हुए कहता है, अभी तो कुछ नहीं सहा तूने, अभी तो तुझे मेरी चेहरे के एक आंसू का, एक एक चोट का हिसाब देना। भले ही तूने अपनी जिंदगी में बहुत से गुनाह किए होंगे, लेकिन ये तेरा सबसे बड़ा और आखिरी गुनाह था। तूने उसे तकलीफ दी है जिसकी आंखों में आंसू लाने वाले को मैं बुरी से बुरी मौत दूंगा। उसे हट करने का हक किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। मैंने खुद को भी यह हक नहीं दिया कि मैं उसको हट करूं। फिर अपनी कोट के पॉकेट से एक खंजर निकालते हुए अनिकेत के हाथ पर लगातार खंजर से वार करते हुए कहता है, तुझे पता है वो कितनी खुश थी, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से उसे इतनी तकलीफ हुई, सिर्फ तेरी वजह से। अनिकेत की दर्द से भरी चीखें उस पूरे पहाड़ पर गूंज रही थी, उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो अपनी मरी हुई आवाज में कहता है, मुझे मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर आहार्य को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसकी हथेली को उसके हाथ से अलग करते हुए करता है, माफ कर दूं? तेरे माफी मांगने से उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी, तेरे माफी मांगने से वो पल बदल जाएगा जब वो रो रही थी। नहीं न दे से वो सब नहीं बदल सकता। ये सच भी नहीं बदलेगा कि तुझे बहुत भयानक मौत मिलने वाली है, और तुझे क्या हर उस शख्स को ऐसी ही मौत मिलेंगी जो उसे तकलीफ देगा, भले ही वो मैं खुद क्यों न हूँ। मुझे भी कोई हक नहीं है उसको रुलाने का। इस वक्त आहार्य बिल्कुल कोई साइको लग रहा था जो इत्ती के एक हंसी, उसकी एक स्माइल के लिए पागल हो। वो ऋतिक को केरोसिन लाने का इशारा करता है। ऋतिक उसे केरोसिन देता है और आहार्य अनिकेत पर उसे डालते हुए कहता है, हम ममम तूने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि कोई तुझे कंधा दे, तो क्यों न मैं ही एक दामाद होने के नाते ये फर्ज पूरा कर दूं। और इतना बोलकर वो लाइट अनिकेत के शरीर पर फेंक देता है। अनिकेत की वो भयानक चीखें पूरे पहाड़ पर गूंज रही थी और उन जल्दी लिपटों को आहार्य एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसका खून से सना चेहरा उन लिपटों में बेहद डरावना लग रहा था। उसके बॉडीगार्ड विथआउट एनी एक्सप्रेशन खड़े थे। ऋतिक के चेहरे पर भी एक कुटिल मुस्कान थी। अनिकेत के शरीर को देखने से उसके लिए ये सब आम हो। इस वक्त ऋतिक उस ऋतिक से बिल्कुल अलग था जब वो आहार्य के करीबी लोगों के साथ रहता था। कुछ पल बाद सब शांत हो जाए। आहार्य चारों तरफ देखकर कहता है, तुम सब इससे भी बुरी मौत मरोगे, यही इसी जगह, यही मेरे सभी दुश्मनों को मैंने बद से बदतर मौत दी है। और कुछ देर बाद आहार्य अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकल जाता है। पीछे छूट गया था वहां उस अंधेरे पहाड़ पर अनिकेत की राख जो कि चारों तरफ उड़ रही थी। सिरोही इत्ती अपने रूम में बेड पर बैठी अपने फोन पर एक नंबर को घूर रही थी और खुद से ही कह रही थी, कॉल करूं या न करूं। लेकिन फिर खुद ही जवाब देते हुए, मैं क्यों करूं, करना तो उन्हें चाहिए न। वहां जाते ही भूल गई कि मैं उनसे नाराज थी। कितने बुरे हैं ये, एक कॉल भी आगे से नहीं कर सकते। एपिसोड 33, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब आगे। इत्ती फोन में आहार्य का नंबर घूर रही थी और सोच रही थी उसे फोन करना चाहिए या नहीं। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आहार्य ने उसे आगे से फोन भी नहीं किया। आहार्य ने खुद उसके फोन में अपना नंबर सेव किया था। फिर कुछ सोचकर वो खुद से कहती है, ऐसा करती हूँ, मैं फोन करती हूँ, फिर उनको इस चीज के लिए पूरी लाइफ ताने मारूंगी। हाँ, इतना डिसाइड करके वो आहार्य को कॉल करती है। जयपुर, आहार्य का रूम।
आहार्य बाथरूम से शावर लेकर बाहर आया था। उसने सिर्फ एक ब्लैक कॉलर का ट्राउजर पहना हुआ था और अपने एक हाथ से अपने गीले बालों को टॉवल से वाइप कर रहा था। तभी टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करता है। वो टॉवल को सोफा पर रख टेबल से अपने फोन को उठाता है तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नेम को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उधर इत्ती जब इतनी रिंग्स जाने के बाद कॉल पिक होते हुए नहीं देखती तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो कॉल कट करने वाली थी कि उधर से आहार्य कॉल रिसीव करता है। इत्ती वापस कान पर फोन लगाती है और गुस्से में कुछ बोलने वाली होते हैं कि उधर से आहार्य की चार्मिंग आवाज आती है, हम्म। आहार्य का हम्म इतना अट्रैक्टिव था कि इत्ती के कान अपने आप लाल हो जाते हैं और उसके पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, बस उसकी सांसों की आवाज आहार्य को सुनाई दे रही थी। आहार्य बालकनी में वॉल से टिककर बस उसकी सांसें की रिदम को फील करने लगता है। उसकी आंखें बंद थी। इत्ती भी आहार्य की सांसों की आवाज सुन रही थी। काफी देर तक दोनों बस एक दूसरे की खामोशी महसूस करते हैं। कुछ देर बाद इत्ती बोलती है, मैं आपसे गुस्सा हूँ, लेकिन असल में उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। आहार्य आंखें बंद किए हुए ही सुकून से भरे चेहरे के साथ कहता है, क्यों गुस्सा है मेरे चेरी मुझसे? इत्ती अपने पिलो को हक करते हुए बेड पर लेटते हुए कहती है, क्योंकि आप तो वहां जाते ही मुझे भूल गई कि मैं आपसे गुस्सा हूं। ना आपने मुझे कॉल किया, मैंने आगे से आपको कॉल किया। भला ऐसा थोड़ी होता है, लड़कियां आगे से कॉल नहीं करती है, आपको करना चाहिए था। आहार्य दीवार से टिककर बंद आंखों से इत्ती की सारी शिकायतें सुन रहा था। इत्ती आगे गुस्से से वापस बेड पर बैठते हुए कहती है, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आहार्य अपनी आंखें खोल सामने फैले अंधेरे को देखते हुए कहता है, अगर मैं बीच में कुछ बोलता तो तुम फिर गुस्सा हो जाती कि मैंने तुम्हारी बात ध्यान से नहीं सुनी। इत्ती चौंकते हुए, आपको कैसे पता कि मैं ऐसा ही करती? आहार्य रेलिंग पर अपनी उंगली टैप करते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, आई नो यू मोर देन यू। इत्ती मुंह बनाकर बेड से उठते हुए कहती है, ओफो, आप तो सुकून से लड़ने भी नहीं देते हैं, हर चीज का जवाब है आपके पास। इत्ती रूम में इधर उधर चलते हुए अपने बाल कान के पीछे करते हुए कहती है, आपको पता है नेक्स्ट वीक हमारी सगाई है। आज घर में सब बात कर रहे थे। आहार्य उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हम। क्योंकि आहार्य ने ही राणा सिंह जी से कहा था कि इत्ती और उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए उनकी शादी जो 3 महीने बाद होने वाली थी वो इसी मंथ होगी। इत्ती उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर, आपको पता था? मतलब मुझे ही नहीं पता था, बाकी सबको पता था। अरे जिसकी शादी है उसको तो पता होना चाहिए ना। और यह क्या अचानक? सब पहले तो 3 मंथ्स बाद होने वाली थी, फिर अचानक इसी मंथ में, ऐसा क्यों? इत्ती आगे कुछ बोलती कि उसे आहार्य की आवाज आती है, क्योंकि अब मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। इत्ती बेड पर वापस पेट के बल लेटते हुए अपनी होंठों को बाइट करते हुए एक शर्मीली मुस्कान के साथ कहती है, मम्मा आप ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आती है और न एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसकी बात सुनकर आहार्य उसको टीज करते हुए पूछता है, कैसी फीलिंग आती है? मुझे तो नहीं आ रही। इत्ती अपना फेस पिलो में घुसा कर कहती है, अम्मम आपको नहीं आती क्योंकि बस लड़कियों को आती है। हाँ, आप मुझे टीज मत कीजिए। एक तो वैसे ही इतनी जल्दी शादी, पहले सोचा था कि 3 मंथ तक आराम से मैं फुल मस्ती करूंगी, लेकिन ये बस 1 वीक, और 1 वीक में कौन सी कोई प्रिपरेशन होगी? अब एक ही शादी है, कितने ड्रीम्स होते हैं लड़कियों के। आहार्य स्ट्रेट फेस के साथ सामने देखते हुए कहता है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा सब। इत्ती कुछ सोचकर एक्साइटेड होते हुए आहार्य से कहती है, अरे मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? आहार्य एक हाथ से अपने माथे को सहलाते हुए कहता है, ये स्टूपिड थॉट तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? उसकी बात पर इत्ती गुस्सा होते हुए, अरे आप 27 साल के हैं, कभी कोई तो रही होगी ना टीनेज में, या कभी बताए ना प्लीज प्लीज। आहार्य इस बार सख्त आवाज में कहता है, मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है, वो तुम हो। उसकी बात सुनकर इत्ती मुंह बनाते हुए, हाँ हाँ समझ गई मैं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? फिर धीरे से, हाँ गर्लफ्रेंड होगी भी कैसे जब हमेशा सडू जैसा मुंह लेकर घूमते हैं।
उसकी लास्ट वाली बात सुनकर आहार्य की आंखें छोटी हो जाती है। वो दांत पीसते हुए कहता है, सुनाई दे रहा है मुझे। इत्ती इतराते हुए कहती है, हाँ तो आपको सुनाने के लिए ही बोला है। और फिर मुंह बनाकर आगे कहती है, वैसे आपकी कोई पुरानी कोई गर्लफ्रेंड होती फिर वो वापस आती कितना मजा आता ना, मैं अच्छे से सबक सिखाती उसे, थ्रिल ही थ्रिल होता। मैं तो चलो मानते हैं गर्ल्स स्कूल में थी और आप तो नहीं थे ना बॉयज स्कूल में, और मैं तो अभी टीनेजर ही हूँ। आप सोचिए शायद कोई याद आ जाए स्कूल कॉलेज ऑफिस में। आहार्य सख्त और तेज आवाज में कहता है, चेरे। उसकी तेज आवाज को सुनकर इतनी जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी अब नहीं पूछूंगी। आहार्य टाइम देखता है तो रात के 12:30 बज रहे थे। वो इत्ती से कहता है, अब सो जाओ, इतनी देर तक जागना तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इत्ती मना करते हुए कहती है, नहीं मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मैं दिन में सो गई थी, अब जब तक मैं नहीं सो जाती आपको भी मेरे साथ जागना होगा। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, वैसे आपने आज क्या क्या किया। इत्ती की बात सुनकर आहार्य की आंखों में शैतानियत छा जाती है। उसे सब याद आने लगता है जो जो उसने आज किया। फिर वो एक टेढ़ी स्माइल के साथ इत्ती से कहता है, किसी को उसकी सही जगह पहुंचाया है आज। इत्ती कंफ्यूज होकर, मतलब। आहार्य नॉर्मल होकर, कुछ नहीं, तुमने मेडिसिन ली। उसका सवाल सुनकर इत्ती अपने दांतों से अपनी जीभ काट लेती है और फिर आंखें कसकर मीचते हुए कहती, हाँ हाँ ले ली ना। आहार्य की समझ आ जाता है वो झूठ बोल रही है। वो सख्त लहजे में कहता है, आज बोल दिया, आज के बाद मुझसे कभी झूठ मत बोलना और जाकर मेडिसिन लो। उसकी बात पर इतनी मायूस होकर कहती है, आई एम सॉरी, मुझे लगा अगर मैं बोलूंगी कि नहीं ली तब भी आप डांटोगे, लेकिन आपने फिर भी डांट दिया, मुझे नहीं करनी आपसे बात है। और इतना बोलकर फोन काट देती है और पिलो को हक करके कहती, खुद से कहती है, आप बहुत बुरे हो, आप ये बात प्यार से भी बोल सकते थे ना। आहार्य अपने फोन की तरफ देखता है जो कट चुका था। ये देखकर वो अपने माथे को अपने 2 उंगलियों से रब करता है और इत्ती को दोबारा कॉल करता है। इत्ती लेते हुए ही बेड पर पड़े अपने फोन को देखती है जिस पर आहार्य की कॉल आ रही थी। वो उसे देखते हुए कहती है, हाँ इतनी इजिली नहीं उठाऊंगी। उसे कॉल न उठाते देख आहार्य की आंखें सख्त हो जाती है। वो कुछ सोचकर बालकनी से वापस अपने रूम में जाता है। इधर इत्ती काफी देर तक आहार्य की कॉल का वेट करती है, लेकिन उसके बाद आहार्य की कोई कॉल नहीं थी। ये देख इत्ती खुद से कहती है बस एक कॉल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे नाराज होने से, ये तो जाकर सो गए होंगे। 2 घंटे बाद इत्ती को नींद नहीं आ रही थी और उसे बहुत रोना भी आ रहा था। उसे लग रहा था आहार्य उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। वो लेटे हुए सुबकते हुए खुद से कहती है, एक बार और कॉल कर देते तो मैं पिक कर लेती ना। मेरी क्लास में जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, अगर उनकी लड़ाई हो जाती थी तो वो उनके बॉयफ्रेंड उन्हें कितनी सारी कॉल्स मैसेज करते थे। आप बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। हाँ प्यार कैसे करोगे, हमारी तो अरेंज मैरिज है ना, मेरी गलती है, मुझे आपको कॉल करना ही नहीं चाहिए था। तभी उसके रूम का गेट नॉक होता है। वो चौंक जाती है कि इतनी रात को कौन है। वो बेड से खड़ी होकर अपने आंसू साफ करती है और रूम का डोर ओपन करती है, लेकिन सामने खड़े शख्स को देख वो वापस जल्दी से गेट बंद कर देती है और घबराहट में लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, यह क्या था, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं, मेरी उनसे लड़ाई हुई है न तो मुझे वो देख रहे हैं। ऐसा बोलकर वो वापस से रूम का डोर ओपन करती है तो उसके सामने आहार्य था, जो अपने स्ट्रेट फेस के साथ उसे ही घूर रहा था। आहार्य इत्ती के कॉल न पिक करने पर डायरेक्ट यहाँ आ गया था। वैसे तो जयपुर से सिरोही आने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन रात में कोई ट्रैफिक न होने की वजह से और दूसरा आहार्य फुल स्पीड में कार ड्राइव करके आया था, इसलिए वो 2 घंटे में यहाँ पहुँच गया। इत्ती के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि आहार्य उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर रूम के अंदर आता है और डोर लॉक कर इत्ती को डोर से लगाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने कॉल पिक क्यों नहीं की, और फिर उसके पलकों को टच करते हुए, ये तुम्हारी पलकें क्यों गीली है, तुम रो रही थी। इत्ती उसको हक करते हुए कहती है, आप सच में हो और मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि आपने सिर्फ एक बार कॉल किया, मुझे लगा कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और ना। आहार्य उसे दूर कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और इत्ती उसके सीने पर सर रखकर बता रही थी कि वो क्या फील कर रही थी तब।
आहार्य उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। कुछ पल इत्ती उसके सीने से लगी रहती है, फिर अचानक उसके एब्स पर बैठकर कहती है, आप मेंडोर से आए, आपको किसी ने रोका नहीं, गार्ड अंकल ने। आहार्य उसे देखते हुए उसकी बातों को जवाब देता है, नहीं। इत्ती पैनिक करते हुए, क्या नहीं, अब गार्ड अंकल सबको बता देंगे, सब डांटेंगे तो, और कितना एम्बरसिंग होगा। ओह नो, आपको आना ही था तो बालकनी से आ जाते न, जैसे फिल्म्स में होता है, मेन डोर से कौन आता है। आहार्य उसे अपने ऊपर लेटा कर कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर इत्ती थोड़ी शांत हो जाती है। इत्ती फिर उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए उससे कुछ न कुछ बातें करने लगती है, और आहार्य उसके चेहरे को देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। ऐसे बात करते करते इत्ती सो जाती है। आहार्य उसको ठीक से बेड पर लिटाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन इत्ती आराम से गहरी नींद में चली गई थी। आहार्य उसके माथे को शिद्दत से चूमकर रूम से बाहर चला जाता है। मेन डोर पर खड़ा बूढ़ा नौकर सर झुका कर कहता है, जमाई सा आप रुके, हम राजा सा को बता देते हैं आप आए हैं। क्योंकि वो नौकर राजा भवानी सिंह का खास था और जवानी से उनके लिए काम रहा था, इसलिए उसने पूछा। आहार्य उनको देखते हुए इज्जत से बोलता है, नहीं, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है, जिस काम से मैं आया था वो हो गया। इतना बोल वो बाहर चला जाता है। एपिसोड 34। भला ऐसे कोई होने वाली दुल्हन को डांटता है और न्यू एंट्री। अब आगे। अगली सुबह राणा सिंह जी सुबह सुबह गार्डन में टहल रहे थे और उनका खास आदमी उनके पीछे खड़ा था। वो बूढ़ा नौकर थोड़ा हिचकिचाते हुए राणा सिंह जी से कहता है, राजा सा वो कल रात को जमाई सा आए थे। ये सुनकर राणा सिंह जी के कदम रुक जाते हैं और वो हैरानी से पीछे मुड़कर पूछते हैं, क्या जमाई सा आए थे और आपने हमें बताया भी नहीं। बूढ़ा नौकर माफी मांगते हुए, हमने उनसे कहा कि हम आपको उठा देते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो डायरेक्ट इत्ती बिटिया के कमरे में गए थे, फिर वापस चले गए थे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। राणा सिंह जी कहते हैं, नहीं, माफी की बात नहीं है। जमाई सा घर आए और हम उनकी खातिरदारी नहीं कर पाए। आपको पता है न हमारे ये दामाद को कितना महत्व दिया जाता है। इत्ती का रूम। इत्ती आराम से सो रही थी, तभी प्रैक्टी उसके रूम में आकर उसे उठाते हुए कहती है, इत्ती उठो, हमें शॉपिंग पर जाना है। इत्ती वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर कहती है, भाभी माँ, आपको पता है न कि हमें ये शॉपिंग वगैरह करने में कितना जोर आता है। फिर मासा इतने सारे कपड़े ट्राई करवाती है, हमें तो सोच सोच के घबराहट हो रही है। हम नहीं जाएंगे, आप भी मत जाओ, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे कुछ। प्रैक्टी उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाकर कहती है, जाना पड़ेगा, मदर इंडिया का ऑर्डर है, अब जल्दी उठो वरना फिर जाने से पहले तुम्हें उनका लेक्चर भी अटेंड करना पड़ेगा। इत्ती उखड़े मूड के साथ उठती है और बेड पर बैठकर, ओफो, यह शादी है या आफत, अगर पता होता तो हम कभी शादी ही न करते हो। प्रैक्टी उसको टीज करते हुए, शादी नहीं करती तो आपके उनको कोई और उड़ा कर ले जाता। इत्ती बेड से उठते हुए चिढ़कर कहती है, कोई नहीं ले जाता उनको, वो तो बहुत लक्की है कि उनको हम मिल गए, वरना कोई शादी नहीं करता उन से खड़ूस से। इतना बोलकर बाथरूम का गेट तेज आवाज के साथ बंद कर देती है। प्रैक्टी उसकी बात सुनकर हंसते हुए तेज आवाज में, अरे हम तो मजाक कर रहे थे कि कोई और उड़ा कर ले जाएगा, लेकिन शायद कोई जल रहा है। इत्ती बाथरूम में सुन रही थी सब। वो मिरर में देखते हुए खुद से कहती है, हो, मैं तो नहीं जल रही, वैसे भी मैं उनसे तो सुंदर दिखती हूँ और उनसे ज्यादा गोरी भी हूँ और उनसे ज्यादा समझदार भी, और वैसे भी अगर मैं उनसे शादी नहीं करती तो कोई नहीं करता। थोड़ी देर बाद इत्ती नॉर्मल अपने बैगी क्लोथ्स में बाहर आती है। उसने एक ओवरसाइज्ड हुडी और जीन्स पहन रही की और अपने बालों को बेद की तरह से कोम करती है और उन्हें खुला छोड़ देती है, क्योंकि अभी कोई उसके बाल बनाने वाला नहीं था। जयपुर। आहार्य का ऑफिस। आहार्य अपने लेविश केबिन में अपने चेयर पर बैठा था। उसकी लंबी और अट्रैक्टिव उंगलियां कंटिन्यू लैपटॉप पर चल रही थी। पूरे कैबिन में पिन ड्रॉप साइलेंस था, बस कीबोर्ड से टाइपिंग की आवाज आ रही थी। तभी केबिन में ऋतिक आता है। सिर्फ ऋतिक को ही परमिशन थी आहार्य के कैबिन में विदाउट परमिशन आने की। ऋतिक आहार्य के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आहार्य बिना उसकी तरफ देखे कंटिन्यू लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए उससे पूछता है, क्या कहना है। ऋतिक आहार्य की बात का जवाब देता है, बॉस, उनके आने का टाइम हो गया है, उन्हें लेने जाना है।
आहार्य को पता था ऋतिक किसकी बात कर रहा है। वो हम कहता है। आहार्य की परमिशन मिलते ही ऋतिक ओके बॉस कहकर केबिन से बाहर चला जाता है। सिरोही, प्रगति, इत्ती और मेघा जी और रोहिणी जी एक ही कार में बैठे थे। वो एक रेंज रोवर थी जो काफी स्पेशियस थी ताकि सब मिलकर गॉसिप भी कर सके। उनके आगे और पीछे प्रोटेक्शन के लिए कई सारी कार्स थी जो बॉडीगार्ड से भरी हुई थी। कार के अंदर मेघा जी इत्ती को उसके अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस के लिए डांट रही थी कि उसे अब ढंग से कपड़े पहनने की आदत डालनी चाहिए ताकि ससुराल में दिक्कत न हो। उन्हें इत्ती का अजीबोगरीब ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बाकी लड़कियों की तरह स्टाइलिश कपड़े भी नहीं पहनती थी, न शॉर्ट ड्रेसेज, कुछ भी नहीं। उसका अपना यूनिक ड्रेसिंग सेंस था जो उसे बहुत कंफर्टेबल लगता था और इत्ती भी उनसे बराबर बहस कर रही थी। एंड में मेघा जी हार मानते हुए कहती है, तुम्हारी ये कैची जैसी जबान हम टॉलरेट कर लेते हैं, ससुराल में कोई नहीं करेगा, हमें क्या, हमारा तो फर्ज था बोलना। ये सुनकर इत्ती रोहिणी सिंह जी से कहती है, दादी सा देखिए, मासा कहना चाहती है कि हर ससुराल बुरा होता है, यानी कि इंडिरेक्टल वो अपने ससुराल की भी बुराई कर रही है। हो अपने मासा को इतना प्यार से रखा और इन्होंने एक सेकंड में सब भुला दिया। रोहिणी सिंह जी ड्रामेटिक होते हुए, बहू हमने हमेशा कोशिश की है कि हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखें और इसी के साथ दोनों आपस में लग जाते हैं। मेघा जी उन्हें समझा रही थी कि उनका वो मतलब नहीं था और रोहिणी जी इमोशनल हुए जा रही थी। इत्ती प्रगति को धीरे से ही फाय देते हुए कहती है, देखा मेरी ट्रिक, चलो दोनों आपस में बिजी हो गए, अब मासा मुझे ससुराल ससुराल के ताने नहीं देंगी। प्रगति उसके सर पर चपट लगाते हुए आंखें दिखाकर कहती है, तुम भी न इत्ती, क्या क्या करती हो। तभी उनकी कार वहां के सबसे महंगे मॉल के आगे आकर रुकती है और इसी के साथ मेघा जी और मोहिनी सिंह जी को एहसास होता है कि इत्ती ने उन्हें एक बार फिर से अपनी बातों में घुमा दिया है। वो अपने साइड में देखते हैं तो इत्ती अब तक कार से बाहर जा चुकी थी। वो दोनों गुस्से का घूंट पीती है क्योंकि इससे पहले भी इत्ती उन्हें ऐसे बेवकूफ बना चुकी थी। रेलवे स्टेशन, एक औरत जिसमें सिंपल क्रीम कॉलर की सीधे पल्ले की साड़ी पहन रखी थी और माथे पर चंदन का तिलक लगा रखा था, वो दिखने में चबी सी थी। वो स्टेशन पर खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही थी, ये बुड़बक अभी तक नहीं आवा, इतना टाइम हुई गवा है, आने दो एक बार फिर हम बताते हैं, मार मार कर दिमाग ठिकाने न ला दिए तो हमारा नाम भी गौरी सिंघल नहीं। तभी वहां ऋतिक भागते हुए आया और उस औरत के गले लगकर बोला, अम्मा। वो औरत ऋतिक के कान पकड़कर मोड़ते हुए, अच्छा याद आ गया तुमको कि तुम्हारी एक अम्मा भी है और अम्मा धूप में खड़ी खड़ी तुम्हारी राह देख देख कर आधी हुई गई है, लेकिन तुम अब आ रहे हो पूरे 8 मिनट लेट। ये है ऋतिक की अम्मा, माँ, जिसे ऋतिक सबसे ज्यादा प्यार करता है क्योंकि ऋतिक की लाइफ में सिर्फ यही है। ये कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन गई थी। ऋतिक कान छुड़ाते हुए कहता है, अम्मा हमने आपको इतनी बार कहा है आप फ्लाइट से आया करो, लेकिन आप ट्रेन से क्यों आती जाती हो, हम कोई गरीब नहीं है, आहार्य सिंह राजपूत के पीए है सर, हमें इतनी सैलरी देते हैं कि हम एक प्राइवेट जेट खरीद ले, लेकिन आप। गौरी जी उसको घूरते हुए कहती है, ए बेतुआ तुम होगे अमीर लेकिन हम जो थे वही रहेंगे, उनका कहते हैं हाँ डाउन टू जमीन। ऋतिक कहता है, अम्मा वो डाउन टू जमीन नहीं डाउन टू अर्थ होता है। गौरी जी उसे एक चाटा लगाते हुए, अम्मा की गलतियां निकाल रहे हो, इतने बड़े हो गए का तुम जो हमें करेक्ट करो, अम्मा इज ऑलवेज राइट का। ऋतिक अपने गाल पर हाथ रखकर कहता है, अम्मा इज ऑलवेज राइट। गौरी जी सामान की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलो ये सामान का तुम्हार अम्मा उठाई है। ऋतिक गार्ड को इशारा करता है, गार्ड्स डे से ही सामान उठाने वाले होते हैं। गौरी जी उन्हें रोककर ऋतिक से कहती है, ए बबुआ हमार बेटुआ कौन है। ऋतिक बोलता है, हम हैं। गौरी जी हुमुक कर कहती है, तो ये सामान कौन उठाएगा। ऋतिक लाचारी है, कहता है, हम उठाएंगे अम्मा। गौरी जी आगे चलते हुए, बोलो भला अम्मा गई नहीं थोड़े दिन के लिए कि इनको चर्बी चढ़ गई, अम्मा की सेवा करना ही भूल गए, नालायक औलाद। ऋतिक बस लाचारी से उनके पीछे चल रहा था। वो वर्ल्ड के टॉप बिजनेस का पर्सनल असिस्टेंट था, उसकी सैलरी करोड़ों में थी, लेकिन उसकी अम्मा उसका तम्मा तम्मा कर देती थी, वो भी यूपी स्टाइल में, लेकिन वो कभी एम्बैरेज नहीं हुआ क्योंकि वो उन्हें बहुत प्यार करता था। ऋतिक सामान गाड़ी में रखकर उन्हें गाड़ी में बिठाता है
और खुद कार ड्राइव करता है। उसके पीछे प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स की कार्स थी क्योंकि वो आहार्य का असिस्टेंट था और उसका सबसे खास आदमी जितने दुश्मन आहार्य के थे उतने उसके भी थे क्योंकि उसे आहार्य के बारे में ऑलमोस्ट सब पता था। गौरी जी ऋतिक से कहती है, अब तो तुम्हारे बॉस भी शादी कर रहे हैं, तुम कब करोगे, इतने बड़े हो गए हो। हमने तो सोचा था आहार्य बिटुआ कभी शादी नहीं करेगा लेकिन वो तक कर रहा है और एक तुम अभी तक कुंवारे हो। अरे जब हम तुम्हारे उम्र के थे तो तुम 10 साल के हो गए थे। ऋतिक झुंझला कर कहता है, अम्मा तुम फिर से शादी का टॉपिक लेकर बैठ गई, हमें नहीं करनी शादी वादी। गौरी जी गुस्से से, का बोले तुम शादी नहीं करनी तुम्हें। अरे तुम्हारी अम्मा ने भी शादी की थी तो तुम कैसे नहीं करोगे। हम इस बार तुम्हारी शादी सौदामिनी की बिटिया के साथ तय करके आए हैं, शादी करो उसके बाद तुम्हारी लव स्टोरी हम बना देंगे। ऋतिक ये सुनकर अचानक ब्रेक लगा देता है, उसके साथ पीछे बॉडगार्ड्स की कार रुक जाती है। ऋतिक झुंझला कर, अम्मा हम किसी से भी शादी कर लेंगे लेकिन उस कोलगेट के प्रचार से नहीं करेंगे। अजीब इंसान है, जब देखो हमें देखकर अपने दांत निकालती रहती है। तुम्हें क्या वही मिली हमारे लिए। और वापस कार स्टार्ट करता है। गौरी जी इस बार प्यार से पूछती है, वैसे बिटुआ तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की वटकी हो तो बताओ, अपनी अम्मा को अपना फ्रेंड ही समझो। ऋतिक मुंह बनाकर कहता है, वाह फ्रेंड तुम भूल गई अम्मा, जब 12th क्लास में एक लड़की हमें नोटबुक के लिए फोन की थी, तुम हमको बेलन से पिटी थी, कुछ याद आया। अरे तब तो हमें लगा कि तुम ये सब चक्कर में पड़कर बर्बाद न हो जाओ, अब बताओ कोई है क्या। गौरी जी खिसियाते हुए कहती हैं। उनकी आखिरी बात सुनकर ऋतिक के मन में मोनी का चेहरा आता है। वो अपना सर झटक कर कहता है, कोई नहीं है अम्मा, तुम भी न कुछ भी सोचती हो। सिरोही मॉल में इतनी उतरे हुए चेहरे के साथ चेंजिंग रूम से बाहर आती है। उसने पीच कॉलर का एक लहंगा पहना हुआ था। वो सोफा पर थक कर बैठते हुए, मासा अब बस ये 25th ड्रेस थी और वैसे भी सगाई का जोड़ा तो उनकी तरफ से आएगा न, तो क्यों आप हमारा ग्लूकोज लेवल कम कर रही है। और हम क्या जीन्स में सगाई नहीं कर सकते, रिंग्स ही तो एक्सचेंज करनी है। इतने हैवी ड्रेसेज देखकर मुझे घबराहट सी हो रही है। मेघा जी उसे घूरते हुए कहती है, हाँ सगाई का जोड़ा वहां से आएगा लेकिन भूलो मत उसके जस्ट बाद शादी है और अभी तो बहुत चीजें लेनी है। तुम हमारे खानदान की इकलौती राजकुमारी हो, बहुत कुछ सोचा है तुम्हें देने का, जाओ ये गाउन ट्राई करके आओ, फिर राजस्थानी ड्रेसेज भी देखनी है। वहां खड़ी सभी लेडी स्टाफ को हंसी आ रही थी कि उन्हें ही नहीं उनकी राजकुमारी को भी उनकी मम्मी से डांट पड़ती है। इतनी गुस्से से वो ड्रेस उठाकर कहती है, भला ऐसे कोई होने वाली दुल्हन को डांटता है, जब चली जाऊंगी तो याद करते रहना कि एक प्यारी सी बेटी थी। हाँ फिर मैं भी बहुत नखरे करूंगी आने में आप लोगों के पास। इतना बोलकर इत्ती चेंजिंग रूम में चल जाती है। इत्ती की बात सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती है कि उनकी बेटी बहुत जल्द उनको छोड़कर चली जाएगी। मेघा जी बहुत इमोशनल हो जाती है कि इत्ती कैसे उनसे बहस करती थी। फिर दोनों कुछ देर तक बात नहीं करते, फिर सब भूल कर दोनों गॉसिप करने लगते। उन्हें इत्ती को डांटना और यह कहना कि ससुराल में सास तुम्हारे नखरे नहीं उठाएगी जैसे माँ उठाती है, और इत्ती का उनको ये कहकर चिढ़ाना कि आप जैसी माँ हो तो सास की क्या जरूरत। रोहिणी जी उन्हें समझाते हुए कहती है, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है बहू, वो आपस में बहस भी करती है, रूठती भी है, मनाती भी है, लेकिन एक दिन बेटी को माँ का आंचल छोड़कर जाना होता है। जयपुर ऋतिक गौरी जी को लेकर जैसे ही अपने घर का गेट खोलता है, सामने का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 35 गुड मॉर्निंग माय चेरी। अब आगे ऋतिक दे से ही दरवाजा खोलता है। सामने मोनी अपने हाथ में आरती की थाली लिए बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में खड़ी थी। ये देखकर तो ऋतिक को कोई हैरानी नहीं होती। मोनी हमेशा बोल्ड लुक में रहती थी लेकिन उसकी अम्मा के सामने ऐसे आती थी जैसे उसके जैसा मासूम और संस्कारी कोई नहीं है। गौरी जी मानसी को जानती थी क्योंकि वो भी ऋतिक के साथ यही रह रही थी काफी सालों से, और आहार्य के घर वाले सब उनको जानते थे। मानसी उनको इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। मानसी एक शर्मीली मुस्कान देते हुए कहती है, आंटी आपने इस बार बहुत दिन लगा दिए, जैसे मुझे पता चला आप आने वाली है, मैं आपका वेलकम करने आ गई और उनकी आरती उतार कर उनका वेलकम करती है। गौरी जी खुश होकर, बिटिया तुम्हारी जैसी संस्कारी और प्यारी लड़की हमने आज तक नहीं देखी, खुश रहो।
ऋतिक तो मन ही मन चीख चीख के बोल रहा था, अम्मा ये सब छलावा है, ढोंग है, लेकिन वो ये बात सिर्फ मन में बोल सकता था क्योंकि उसकी अम्मा के ऊपर मोनी ने बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा रखा था। अगर वो कुछ बोलता तो 3-4 कटाप थप्पड़ तो उसको मिल ही जाते। ऋतिक मोनी को घूरते हुए कहता है, मोनी मैम आपके पास कीज कहाँ से आई बंगलों की? क्योंकि वहाँ कोई मेड नहीं था। गौरी जी का मानना था इंसान को खुद का काम खुद ही करना चाहिए। वो बहुत ही धार्मिक औरत थी लेकिन वो मॉडर्न भी थी। वो अपने सारे काम खुद करती थी और ऋतिक को भी करवाती थी। मोनी अपने दुपट्टे से खेलते हुए, वो एक बार आंटी ने दी थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि वो कभी अपने होम टाउन जाए तो मैं उनके इस प्यारे से घर का ख्याल रखूंगी। वैसे भी आंटी को मैथ्स वगैरह पसंद नहीं और सबको पता है इस घर से उन्हें कितना प्यार है। मोनी की ओवर एक्टिंग देखकर ऋतिक अंदर ही अंदर खींच रहा था। वो खुद इस कहता है, बस कीजिए मोनी मैम, कितनी ओवर एक्टिंग करेगी, जहर लग रही है। गौरी जी मोनी का हाथ पकड़ कर कहती है, ए बिटिया छोड़ो, एको ही ज्यादा सीआईडी बन रहा है, तुम चलो, हम तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सूट लाया है, वहां से चलो दिखाते हैं। मोनी खुशी खुशी चलिए आंटी और उनका हाथ पकड़कर लिविंग हॉल में ले जाने लगती है। गौरी जी पीछे मुड़कर ऋतिक से कहती हैं, ए बाबुआ ये बाकी सामान हमारे रूम में अच्छे से रख दो। गौरी जी और मोनी लिविंग हॉल में जाते हैं तो वहां आकाश और मानसी भी बैठे थे क्योंकि तीनों हर जगह साथ ही जाते थे। वो दोनों भी गौरी जी से मिलते हैं। मोनी गौरी जी से कहती है, आंटी आप थक गई होंगी ना, चलिए मैंने आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाया है। ऋतिक जो सामान रखकर वापस हाल में आया था ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि मोनी और खाना बनाने का दूर दूर तक नाता नहीं थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, देखो कितनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रही है। फिर एक नजर मानसी और आकाश को देखता है तो दोनों भी बिल्कुल नॉर्मल थे, डे से पहले से तीनों की प्लानिंग थी। ऋतिक मन ही मन कुड़ते हुए, ये तीनों शैतानों की टोली ऐसा मिलकर टीम वर्क करते हैं कि सीक्रेट एजेंट्स को भी पीछे छोड़ दे। सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे और गौरी जी खाने की तारीफ करे जा रही थी। आकाश गौरी जी को दाल फ्राई देते हुए कहता है, आंटी इसे ट्राई कीजिए, मोनी ने बहुत प्यार से इसमें तड़का लगाया है। और मानसी भिंडी देकर, और आंटी यह भिंडी इसमें, तो उसने भर भर के प्यार डाला। ऋतिक बस उन तीनों की नौटंकी देख रहा था कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तीनों। वो एक बाइट लेते ही समझ गया था कि यह खाना ब्लू हेवन रेस्टोरेंट से मंगाया गया है। मोनी जो जानबूझकर ऋतिक के साइड में बैठे थी वो धीरे से बोलती है, ए जी आप भी कुछ लीजिए, और उसके पैरों पर सेंशुअली अपने पैर फिराते है। ऋतिक के तो कान लाल हो जाते हैं और उसको खांसी आ जाती है। मोनी उसको पानी पिलाकर उसकी पीठ सहलाती है। गौरी जी उसे डांटते हुए, बाप बनने की उम्र में बच्चों जैसी हरकतें करते हो तुम। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो मोनी से कहती है, ए बिटिया हम तुमको बताना भूल गए, हमने ई बुड़बक की शादी अपनी सहेली सौदामिनी की बेटी से तय कर दी है। ये सुनकर तीन तिगड़ा एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। गौरी जी कंफ्यूज होकर, का हुआ? तीनों खुद को नॉर्मल करते हैं और फिर उनको घेर कर बैठते हुए मस्का लगाकर कहते हैं, आंटी आंटी आप बहुत भोली है। गौरी जी कंफ्यूज होकर, का मतलब हम समझे नहीं। मानसी बात को आगे बढ़ाकर, आंटी वो जो लड़की है न अनुष्का, वो हमारी क्लासमेट थी, और क्या बताए बोलते हुए भी हमें अजीब लग रहा है। गौरी जी उनकी बात में इंटरेस्ट लेते हुए कहती है, बताओ क्या हुआ, हमारे दिल बैठा जा रहा है, हमारा इकलौता बेटा है। मोनी उदास होकर, आंटी आप हमारी अपनी है तो आपको बता रहे हैं। आंटी वो लड़की बहुत तेज है, वो बोलती थी कि अपने हस्बैंड को सिर्फ अपने पास रखूंगी और बूढ़ी सास को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी, सोचो कितनी जल्लाद है। गौरी जी चौंक कर, अरे ऐसी है क्या वो? अगर हमें घर से निकाल देगी तो हमारा क्या होगा? हम अकेले अपने बबुआ के बिना कैसे रहेंगे? अभी जाकर सौदामिनी से रिश्ता तोड़ते हैं, आई बड़ी हम भी अम्मा है अपने बबुआ की। ऐसे ही किसी भी अरे गेरे को अपने बबुआ को छीनने नहीं देंगे, और अपने रूम में फोन करने चली जाती है। उनके जाते ही तीनों एक दूसरे की ही फाय देते हैं और मोनी ऋतिक की तरफ देखकर, आपकी शादी तो हमसे ही होगी, सासू माँ के बबुआ जी और हमरे बच्चों के होने वाले पिताजी। ऋतिक अपनी चेयर से खड़े होकर, आप तीनों को न एक्टिंग में ऑस्कर मिलना चाहिए, और पैर पटकते हुए चला जाता है। हालांकि वो मन ही मन बहुत खुश था कि उसकी शादी अब उस कोलगेट के प्रचार से नहीं होगी।
सिरोही। इत्ती डिनर करके डे से ही रूम में आती है तो बेड पर रखा उसका फोन रिंग कर रहा था। वो कॉलर आईडी में नाम देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो जल्दी से कॉल पिक करने जा रही थी, फिर वो रुककर खुद से कहती है, नहीं, अगर जल्दी कॉल पिक कर लूंगी तो सोचेंगे मैं इनसे बात करने के लिए डेस्परेट हो रही हूँ। लेकिन फिर कल की बात सोचकर आगे कहती है, और अगर कॉल जल्दी से नहीं पिक किया तो कहीं कल की तरह आ ना जाए। इतना बोल वो जल्दी से कॉल पिक कर लेती है। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हैं। इत्ती से जब नहीं रहा जाता तो वो खींचते हुए बोली, अरे आपको जब बात नहीं करनी तो आपने कॉल क्यों किया? इतना बोलकर वो पिलो को हक करके बेड पर पेट के लेट जाती है। फिर खुद ही आगे बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, आपको पता है आज मैं कितना थक गई हूँ। मासा ने इतनी सारी ड्रेसेज ट्राई करवाए और इसी के साथ वो आज का सब बताने लगती है। आहार्य उसकी प्यारी प्यारी बातें बेड पर लेटा सुन रहा था। उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था, दूसरे हाथ से उसने फोन पकड़ा था और इत्ती की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर एक अडोरेबल स्माइल थी। ऐसे ही काफी देर तक बोलते बोलते इत्ती वैसे ही सो जाती है। उसकी गहरी सांसों की आवाज आहार्य के दिल में सुकून पहुंचा रही थी। वो आंख बंद करके मन में बोलता है, बस 2 हफ्ते और फिर तुम मेरे साथ होगी पूरी तरह से मेरी बनकर। 6 दिन बाद। इन 6 दिनों में आहार्य और इत्ती की रोज कॉल पर बात होती थी और इत्ती बात करते करते सो जाती और उसके सोने के बाद आहार्य बस उसकी सांसों को खुद में महसूस करता। पूरी रात वो बस उसकी सांसों की आवाज सुनता रहता। इत्ती जब सुबह उठकर देखती तो कॉल चालू रहता था। वो डे से ही कुछ बोलती, उधर से आहार्य की आवाज उसे सुनाई देती जो उसकी आवाज सुनकर उससे कहता था, गुड मॉर्निंग माय चेरी। ऐसा 6 दिन से लगातार हो रहा था। इत्ती आहार्य पर गुस्सा भी करती थी कि क्या आहार्य क्या इंसान नहीं है जो पूरी रात बस उसकी सांसें की आवाज सुनता रहता है। और वो ये बोलकर कॉल कट कर देती कि वो आज कॉल नहीं करेगी, बट डे से ही आहार्य कॉल करता वो उठाए बिना नहीं रह पाती। और आहार्य ने उसे धमकी भी दी थी कि अगर वो उसका कॉल रिसीव नहीं करेगी तो वो वहां आ जाएगा। इत्ती को पता था वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है। कल इत्ती और आहार्य की सगाई थी और 1 हफ्ते बाद शादी की सारी रस्में शुरू होने वाली थी। सगाई राणा सिंह जी के महल से ही होने वाली थी, क्योंकि यह उनका रिवाज था कि सगाई बेटी के घर ही होती है। पूरे सिरोही में यह बात फैली हुई थी कि उनकी राजकुमारी की शादी है और राणा सिंह जी ने गरीबों को बहुत दान दिया था कि सब अपनी राजकुमारी की खुशहाल जिंदगी की दुआ करे। पूरे गार्डन में वर्कर्स लगे हुए थे। गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था लेवेंडर और व्हाइट कॉलर के फूलों से, और स्टेज पर व्हाइट कर्टन्स की कैनोपी डिजाइन की गई थी। कल सगाई थी, लेकिन सगाई से पहले आज इत्ती के ससुराल वालों की तरफ से सगाई और शगुन का सामान आने वाला था। ये भी एक रस्म थी उनके यहाँ। इत्ती अपने रूम में बैठी थी। उसने बहुत ही सिंपल सा बंधेज राजस्थान की फेमस ड्रेस है का लहंगा पहना हुआ था जो कि पिंक कॉलर में था, लेकिन वो बहुत इरिटेट हो रही थी लहंगे के ब्लाउज से। उसका मुंह भी फुला हुआ था और मेघा जी से बहस भी हुई थी उसकी। वो खुद से बड़बड़ाए जा रही थी, सोचो कल मेरी सगाई है और आज भी सब मुझ मासूम को डांट रहे हैं। अरे यह इडियट ब्लाउज चुभ रहा है तो बोलूंगी ही ना, लेकिन इसमें भी मेरी गलती है कि मैं बहुत जल्दी इरिटेट होती हूँ। अब मैं भी नखरे दिखाऊंगी, दुल्हन हूँ, भाव खाऊंगी, तब सबको मेरी इमोटेंस पता चलेगी। तभी पीछे से प्रैक्ति आकर उसको हक करते हुए, हाय मेरी नंदरानी कितनी प्यारी लग रही, अब चलिए नीचे, आपके ससुराल वाले आए हैं, आपको मेहंदी लगेगी और शगुन चढ़ेगा। ये सुनकर इत्ती और इरिटेट हो जाती है और मुंह फूला कर कहती है, भाभी सा मेहंदी वगैरह हम नहीं लगाएंगे, आपको तो पता है ना मेहंदी लगाते वक्त हमें कितने खुजली होती है, कभी फेस पर कभी कहाँ, फिर मासा हमें ही डांटती है मेहंदी बिगड़ जाती है तो। और सगाई में कौन मेहंदी लगवाता है, शादी में लगवा लेंगे, वैसे भी 1 वीक के बाद लगवानी ही है। प्रकृति उसका राजस्थानी मान टीका ठीक करते हुए, अरे सगाई में भी शगुन की मेहंदी लगती है जो कि सास शगुन की मेहंदी को खुद पीसकर बहू को लगती है। अब तुम्हारा शादी 1 वीक बाद है, लेकिन किसी किसी की सगाई शादी से महीनों पहले भी होती है। सगाई और शादी में काफी गैप होता है, तब भी तो वो मेहंदी लगाते हैं और फिर उसकी हथेली अपने हाथों में लेकर तुम्हें भी अपने गोरगोरे हाथों में अपने सयाजी की नाम की मेहंदी लगानी है हर ओकेजन पर। उसकी आखिरी बात सुनकर इत्ती की गाल गुलाबी हो जाते हैं और वो अपने होठों को दांतों से बाइट करने लगती है ताकि वो अपनी स्माइल रोक पाए।
जो आहार्य का नाम सुनकर अपने आप उसके चेहरे पर आ जाती थी आजकल। प्रकृति फिर उसका दुपट ठीक कर उसको नीचे लेकर जाती है। नीचे ढोलक बज रहे थे जो कि वहां की रहने वाली लोकल औरतों को बजाने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था ऐसे लोकगीत बजाकर दुल्हन को ब्लेसिंग दी जाती है ताकि उसकी आने वाली जिंदगी सुखी और खुशहाल हो। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।